हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है द एक्सीडेंटल डिटेक्टिव 2। ये मूवी द एक्सीडेंटल डिटेक्टिव का सीक्वल है जिसे हमने ऑलरेडी अपने चैनल में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। होप है कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। तब तक के लिए शुरू करते हैं इस मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दोनों डिटेक्टिव्स किम और ली को दिखाया जाता है। जैसा कि हमें पिछले पार्ट में बताया गया था, ये दोनों उसी हिसाब से अपनी एक पर्सनल एजेंसी शुरू करती हैं और बाहर जाकर एजेंसी का कार्ड हर जगह फैला देती हैं। दोनों को पूरा यकीन था कि इनके कार्ड्स को देखकर कई सारे कस्टमर्स इनके पास आएंगे, इसलिए ये दोनों बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और अब तक इनके पास एक भी कस्टमर नहीं आया होता। एक तरह से इनकी एजेंसी डूब चुकी है। आगे किम खुद की कुछ पर्सनल सेविंग्स बुक स्टोर से मिले पैसों के नाम पर अपनी वाइफ एना को देता है। इसे लेकर एना कहती है, मैं बेकार में ही परेशान थी। मुझे ऐसा लगा कि तुमने हमारा बुक स्टोर बेचकर अपनी खुद की एजेंसी शुरू कर दी है, पर मैं गलत थी। तो इसे सुन किम जाने लगता है दरअसल सच में ही किम ने बुक स्टोर बेचकर अपनी एजेंसी शुरू की हुई है। फिर सीन ली की वाइफ पर शिफ्ट होता है। ली की वाइफ ली से बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि पिछली बार ली एनकाउंटर करने के चक्कर में डिमोट हुआ था और इस बार ली प्रमोशन ठुकराकर अपनी फ्लॉप पर्सनल एजेंसी चला रहा है। तब ली अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है लेकिन ली की वाइफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब ली बाहर जाकर देखता है तो उसे खंबे में लगा पैम्पलेट दिखता है। इस पैम्पलेट में एक गुमशुदा बिल्ली की तस्वीर छपी हुई थी। इसे देख ली कहता है, इन लोगों को कम से कम इनाम के पैसे मेंशन करने चाहिए थे। बगैर इनाम के कोई भी इस बिल्ली को नहीं ढूंढेगा। ऐसा कहकर ली अपनी एजेंसी में चला जाता है और किम से किसी नए केस के बारे में पूछता है। किम कहता है, हमें कोई नया केस नहीं मिला। ली कहता है, क्यों ना हम गुमशुदा बिल्लियों का पता लगाएं। किम कहता है, बिल्लियां काफी तेज होती हैं, वो हमारे पकड़ में नहीं आएंगी। तब इतने में ही इनके दरवाजे में कोई दस्तक देता है। ली को लगता है कि ये उनका नया क्लाइंट होगा, बट ये आदमी बस अपने रेस्टोरेंट की पैम्पलेट बांटने आया था। दोनों को पैम्पलेट थमाकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब ली पैम्पलेट देखकर कहता है, वैसे भी लंच का वक्त हो गया है, क्यों ना इसी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर किया जाए। किम कहता है, इस रेस्टोरेंट से कुछ भी ऑर्डर मत करना, वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता। ली कहता है, क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। किम कहता है, ऑब्वियस सी बात है, इस वक्त 12:30 हो रहे हैं। पूरे शहर में यही लंच का वक्त है और ज्यादातर रेस्टोरेंट इसी समय सबसे ज्यादा बिजी होती हैं। लेकिन ऐसे वक्त में इस रेस्टोरेंट का शेफ अपने पैम्पलेट्स बांट रहा है। अगर उसके रेस्टोरेंट में सच में बढ़िया खाना होता तो क्या वो ऐसा करता। ली कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि वो रेस्टोरेंट का शेफ है। किम कहता है, जब वो पैम्पलेट दिखा रहा था तब आपने उसके हाथ नहीं देखे। उसके हाथ में सब्जी काटने के निशान थे। साथ ही इतने गर्मी के मौसम में भी उसने बूट्स पहना हुआ था। इस तरह के बूट शेफ पहनती हैं ताकि उनके पैर गीले ना हो। और आखिर में इस पैम्पलेट को देखो, इसमें रेस्टोरेंट का नाम गैंग डॉनमैन लिखा हुआ है। लेकिन जब शेफ वापस जा रहा था तो मैंने उसके दरवाजे के बाहर उसके असली रेस्टोरेंट मैंगो चाइनीज का नाम पढ़ लिया था। ये रेस्टोरेंट अक्सर अपना नाम चेंज करके लोगों को ठगता है। और अगर आपको याद हो तो एक बार हमने इसी रेस्टोरेंट से डिश ऑर्डर करवाई थी। डिश इतनी सॉल्टी थी कि आपसे खाया तक नहीं गया। आप एक डिटेक्टिव होते हुए भी इतना नहीं जान पाए। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें कोई भी केस नहीं मिल पाएगा। तो इस पर ली कुछ नहीं कहता। आगे ये दोनों डिनर कर रही होती हैं। तभी ली कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें छोटे मोटे केसेस जैसे गुमशुदा पेट का पता लगाना या फिर किसी की साइकिल ढूंढने में हेल्प करनी चाहिए। किम कहता है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। हम कोई सीक्रेट डिटेक्टिव नहीं है जो कि ये सब करेंगे। हमारा एक स्टैंडर्ड है। ली कहता है, स्टैंडर्ड वो क्या होता है। तुम्हारी वजह से मैं दुनिया के लिए एक मजाक बन के रह गया हूँ। मैंने अपना पुलिस स्टेशन छोड़ दिया यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए। किम कहता है, सारी सैक्रिफाइसेस बस आपने ही नहीं किए हैं। भूलिए मत, मैंने भी अपना तेजी से कामयाब हो रहा बुक स्टोर किसी को बेच दिया और आप तो एक पुलिस वाले रह चुके हैं। फिर भी हमारे पास केसेस क्यों नहीं आ रहे। ली कहता है, क्या सारे केसेस मैं ही लाऊं। याद है तुमने मुझसे शुरू में कहा था कि तुम्हारी जानकारी के लोग हमारी मदद करेंगे। लेकिन सच बताना, तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है ना कि तुम अपना किराया भर सको। किम कहता है, मैं समझ गया कि हमारे पास कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे। हमें सबसे पहले अपना काम करने का तरीका बदलना होगा क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का जमाना है। अगले दिन किम लेडीज पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर जाकर अपनी एजेंसी का कार्ड चिपकाने लगता है ताकि इसी बहाने किसी को उनकी एजेंसी का पता लगे। पर ये कार्ड्स लगाते वक्त टॉयलेट में लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है। आगे किम पुलिस स्टेशन में होता है क्योंकि लेडी ऑफिसर ने किम के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी।
तब इजुजाकी जो डिटेक्टिव ली का असिस्टेंट हुआ करता था, वो किम के बदले उस पुलिस ऑफिसर से माफी मांगता है और वो ऑफिसर इजुजाकी से इम्प्रेस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर इजुजाकी किम के पास जाकर कहता है, तुम यहाँ से जल्दी निकलो, कहीं हमारे स्टेशन का नया कैप्टन ना आ जाए, वो कैप्टन डिटेक्टिव ली से भी ज्यादा खड़ूस है। तब किम इजुजाकी की बातों को सीरियस नहीं लेता। तभी किम को सामने डिटेक्टिव ली का एक और पुराना असिस्टेंट ऑफिसर सॉन्ग दिखता है। सॉन्ग के पास एक लेडी आई होती है अपने एक केस को दोबारा रीओपन करवाने, लेकिन सॉन्ग उस लेडी को मना करके वहां से वापस भेज देता है। तभी किम इस मौके को देखकर उस लेडी से कहता है, अगर आपकी पुलिस हेल्प नहीं कर पा रही तो ये रहा मेरा कार्ड, बस आप सीधा आकर मुझसे मेरी एजेंसी में मिलिए। तो अगले ही दिन वो लेडी उनकी एजेंसी में पहुंचती है। दरअसल इस लेडी का नाम मारिया होता है। मारिया कहती है, मेरा हस्बैंड काफी दिनों से मिसिंग था, पर पुलिस ने बताया कि उसकी किसी ट्रेन से कुचलकर मौत हो गई है। किम चौंकते हुए कहता है, क्या आप हमें सब कुछ शुरुआत से डिटेल्स में बता सकती हैं? मारिया कहती है, दरअसल कुछ ही महीनों पहले की बात है, मैं उस वक्त प्रेग्नेंट हुई थी। हम दोनों अपने होने वाले बच्चे के दुनिया में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी मेरा हस्बैंड कैंग बेबी के लिए फल खरीदने चला गया। कैंग कह के गया था कि वो बहुत जल्द लौट आएगा, लेकिन समय बीतता गया, पर कैंग उस दिन के बाद से कभी वापस नहीं लौटा। मैंने कैंग को कॉल करने की भी बहुत कोशिश की, पर वो अपना फोन घर में ही भूल गया था। फिर कुछ दिनों बाद मैं कैंग के बारे में पूछताछ करने उसके फैक्ट्री गई। कैंग एक अनाथ थी और उसका दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था। वहाँ कैंग के मैनेजर ने मुझे बताया कि कैंग काफी समय से फैक्ट्री में भी नहीं आया है। इसी के कुछ दिनों बाद मुझे पुलिस से खबर मिली कि कैंग किसी ट्रेन से कुचलकर मारा गया। खैर मुझ तक ये खबर पहुँचने से पहले ही कैंग का दाह संस्कार उसके ऑर्फनेज वालों ने कर दिया था। किम कहता है, आपके पता चलने से पहले कैंग के मरने की खबर ऑर्फनेज वालों को कैसे मिली? मारिया कहती है, क्योंकि वो ऑर्फनेज कैंग के परमानेंट एड्रेस में रजिस्टर्ड था। इसी के साथ कैंग अपना फोन घर ही में भूल गया था, जिस कारण पुलिस वाले डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाए। जरा एक सेकंड रुकिए। ऐसा कहकर मारिया उन दोनों को कैंग के फोन का व्हाट्सएप मैसेज दिखाती है। इस मैसेज में किसी ह्यून नाम के आदमी ने कैंग को धमकी दी थी कि बहुत जल्द वो भी ऑर्फनेज के बाकी अनाथों की तरह मारा जाएगा। ली कहता है, क्या आपने ये मैसेज पुलिस को दिखाया? मारिया कहती है, हाँ, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ इतना सा सबूत किसी केस को खोलने के लिए काफी नहीं है। तो इसे सुन किम भी इस केस को लेकर हिचकिचाने लगता है। तभी उसी समय मारिया उन्हें $50,000 का चेक निकाल कर देती है। इतने पैसों को देखकर किम के पसीने छूट जाती हैं और किम जल्दी से मारिया से साइन करा लेता है। मतलब अब इन दोनों ने मारिया का केस ले लिया है। आगे ली किम से कहता है, ज्यादा खुश मत हो, क्या पता सच में कैंग ने सुसाइड किया हो। किम कहता है, कैंग अपनी लाइफ से खुश था और शर्लॉक होम्स ने कहा है, जब भी कोई खुशनुमा व्यक्ति अचानक से सुसाइड करता है तब उस सुसाइड के पीछे का कारण कुछ और होता है। फिर ये दोनों सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करने उस मार्केट प्लेस में जाती हैं जहां सब्जियां खरीदने लास्ट टाइम कैंग गया था। यहाँ किम को देखने पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। किम मनी मन सोचता है, कैंग मार्केट से लेकर ट्रेन तक के रास्ते में किसी भी सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ। जरूर कैंग या तो इन कैमरास से बचते हुए ट्रेन की तरफ गया होगा या फिर उसे किसी ने गाड़ी से किडनैप करके यहाँ पहुँचाया होगा। अगले दिन किमली से कहता है, आप अपनी पुरानी टीम से कांटेक्ट करके कैंग को धमकी भरे मैसेज करने वाले आदमी यून के घर का पता कीजिए, वो लोग आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो ली भी इस पर मान जाता है। आगे ली मदद लेने डिपार्टमेंट जाता है और ऑफिसर सॉन्ग से इस बारे में बात करता है, लेकिन सॉन्ग कुछ कारणों से ली की मदद नहीं कर सकता था। तब इससे पहले ली सॉन्ग को डांट पाता, उतने में ही वहाँ इनके डिपार्टमेंट का नया कैप्टन मीता आ जाता है। ली कहता है, तुम जरूर यहाँ के नए कैप्टन होंगे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मीता कहता है, मैंने आपका चेहरा पब्लिक टॉयलेट के अंदर लगे बैनर्स में हजारों बार देख रखा है। खैर मैं पूछना चाहता हूँ, आपका विजिटिंग पास किधर है? ली कहता है, वो क्या होता है? इसे सुन कैप्टन अपने सभी ऑफिसर्स का ध्यान खींचकर कहता है, तुम सभी के होते हुए एक आदमी बगैर पास के अंदर चला आया और तुमने उसे बिल्कुल नहीं रोका। ऐसी लापरवाही के साथ हम क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे? तब ली शर्मिंदा होते हुए कहता है, कैप्टन सही बोल रहे हैं, उनके ऑर्डर्स का अच्छे से पालन करना। ऐसा बोलकर ली अपनी जान बचाते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाता है और किम को डांटते हुए उसे पब्लिक टॉयलेट से सारे स्टिकर्स हटाने कहता है। फिर इसके बाद ये दोनों उसी ऑर्फनेज में जाती हैं जहां पर मारिया के हस्बैंड कैंग की परवरिश हुई थी। इस ऑर्फनेज में बच्चों को हर तरह की A1 फैसिलिटी दी जाती थी। इवन कैंटीन में भी सभी को हेल्दी खाना सर्व होता था। अब ये दोनों ऑर्फनेज के डायरेक्टर के ऑफिस में जाती हैं। यहाँ किम ऑर्फनेज के कई सारे पोस्टर देखता है। इस ऑर्फनेज के डायरेक्टर ने अनाथ लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, फूड फैक्ट्री और हॉस्पिटल भी बनवाया हुआ था। तभी डायरेक्टर हिरोशी की उस कमरे में एंट्री होती है। हिरोशी इन्हें कैंग के जेब से मिला पर्स दिखाता है। इसी से हिरोशी को कैंग की वाइफ का नंबर मिला था।
ली कहता है कैंग की बॉडी ट्रेन से टकराने की वजह से पूरी तरह खत्म हो गई थी, फिर आपने कैंग को कैसे पहचाना? तब हिरोशी कहता है ऑर्फनेज का डायरेक्टर बनने से पहले मैं एक डॉक्टर हुआ करता था और मैंने इसी ऑर्फनेज के कई सारे बच्चों का ट्रीटमेंट अपने हाथों से किया है। ये देखिए, जब कैंग महज 7 साल का था तब मैंने उसकी टांगे स्टिच की थी और यही सेम स्टिचिंग के निशान मुझे डेड बॉडी से भी मिले थे। तभी ऑफिस में रैन नाम की एक लड़की कॉफी सर्व करने आती है और वहाँ से चली जाती है। ली कहता है क्या ये आपकी बेटी थी? हिरोशी कहता है नहीं, दरअसल इसकी परवरिश भी इसी ऑर्फनेज में हुई थी। फिलहाल ये एक बिजनेस लेडी है, लेकिन कभी कभी ऑर्फनेज में हेल्प करने आ जाती है। ली कहता है अच्छा, वैसे कैंग से पहले पुलिस वालों को मीसा और चोई नाम के 2 लोगों की लाश मिली थी। बताया गया है कि उन दोनों ने सुसाइड किया था, पर अजीब बात यह है कि वह दोनों भी आप ही के ऑर्फनेज से थे। हिरोशी कहता है उन दोनों ने कम उम्र में कई सारी बुरी घटनाएं देखी थी, जिस कारण वह दोनों इस दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाए। शायद यही कारण रहा होगा उनके सुसाइड का। तो इतना सब पता करके ये दोनों ऑर्फनेज से निकल जाती हैं। निकलते वक्त किम कहता है मुझे इस डायरेक्टर हिरोशी के बिहेवियर से इन पर थोड़ा शक हो रहा है, क्योंकि कोई इंसान इतना शरीफ नहीं दिख सकता। ली कहता है अच्छा तो बताओ, उन्हीं के ऑर्फनेज के लोगों के मरने से उन्हें किस तरह का फायदा होगा? तो ली इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। आगे ली कहता है ह्यून ने कैंग को किसी से सतर्क रहने का टेक्स्ट किया था। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये ह्यून कौन है। ऐसा कहकर ली किम को एक खास तरह के डिटेक्टिव से मिलवाने उसके घर लाता है। उस डिटेक्टिव का नाम होपर था। होपर फोन को हैक करके उसका डाटा निकालने में मास्टर था और इसी चक्कर में एक बार उसी जेल भी हुई थी। ली होपर से कैंग के पास से ह्यून का एड्रेस पता लगाने कहता है। तो होपर कहता है ओ मिस्टर, ये काम गैर कानूनी है। जेल से निकलने के बाद मैंने ये गलत काम करना छोड़ दिया है, ओके? तब किम कहता है इस हैकिंग के बदले हम तुम्हें हमारे केस का 15% पैसा देंगे। तो इसे सुन होपर मान जाता है और कैंग का फोन लेकर उसे अपने पीसी से कनेक्ट करके किसी नए नंबर से ह्यून के व्हाट्सएप नंबर पर एक वीडियो सेंड करता है। दूसरी तरफ ह्यून जैसे ही इस वीडियो को क्लिक करता है, वैसे ही ह्यून के फोन का सारा डाटा और जीपीएस कैंग के फोन में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। हॉपर कहता है अब से ये फोन ह्यून के फोन का क्लोन बन गया है, मतलब जो भी मैसेजेस ह्यून के फोन पर आएंगे वो सब आपको भी इस फोन में रिसीव होंगे। तो इसे सुन ये दोनों फोन को लेकर वहां से निकल जाती हैं और जीपीएस के थ्रू ह्यून का लोकेशन ट्रैक करके आगे बढ़ने लगती हैं। तभी इन्हें एक लोकेशन पर ह्यून रुका हुआ दिखता है। असल में ये लोकेशन किसी बिल्डिंग का था और शायद ह्यून इसी बिल्डिंग में जॉब करता होगा। ये दोनों बिल्डिंग के लोगों से ह्यून के बारे में पूछते हैं। वहीं असली ह्यून समझ जाता है कि ये लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए ह्यून बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। तब ये दोनों भी ह्यून का पीछा करते हैं। ह्यून का पीछा करते हुए किम किसी खंडर के अंदर पहुंचता है और तभी किम को वहां ली दिख जाता है। ली जीपीएस के थ्रू देखता है कि ह्यून अभी भी इसी खंडर के अंदर मौजूद है। इसे देख ली किम को ग्राउंड फ्लोर में जाने कहता है ताकि ह्यून भाग ना जाए और ली खुद ह्यून को ढूंढने ऊपर के फ्लोर में जाता है। ऊपर जाते वक्त ली को ह्यून का फोन मिलता है। इसे देखते ही ह्यून साइड से आकर ली पर अटैक कर देता है। ह्यून ली का गला दबाते हुए कहता है तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? ली कहता है हम बस तुमसे बात करना चाहते हैं। ऐसा कहकर ली ह्यून को किक मारता है और ह्यून वहां से भागने लगता है, लेकिन आगे भागने का कोई रास्ता नहीं था। ली ह्यून से कहता है देखो कूदना मत, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैंग का कातिल कौन है, उसे किसने मारा? तो इसे सुन ह्यून बिल्डिंग की तरफ देखता है। इधर बिल्डिंग से कोई आदमी ह्यून पर नजर रखे हुए था। इसे देख ह्यून नीचे उतरने के लिए एक एसी के ऊपर जंप करता है, लेकिन वो एसी ही टूट जाती है। इससे ह्यून ऊपर नहीं आ पाता। तभी ली ह्यून को हाथ देता है। ह्यून ली का हाथ पकड़कर कहता है इस सब के पीछे वेनम है। तभी इतना कहते ही ऊपर से कोई बाहरी चीज नीचे गिरती है, जिससे ह्यून का हाथ छूट जाता है। वहीं किम ली को मरते मरते रेस्क्यू कर लेता है। आगे ली और किम दोनों मीता के पुलिस स्टेशन में होती हैं। मीता कहता है तो तुमने ह्यून के फोन का क्लोन बनाकर उसे ट्रैक किया और तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। आखिर तुम्हारा ये फोन ट्रैक करने वाला कौन था? ली कहता है वो सब जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि ह्यून कैंग के मर्डर से जुड़ी कोई सच्चाई जानता है। एक्सीडेंट से कुछ समय पहले ही ह्यून ने हमें बताया था कि इस सब के पीछे किसी वैनम का हाथ है। मीता कहता है जैसे ही ह्यून की हालत ठीक हो जाएगी वैसे हम उसे इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, पर अब से मैं तुम दोनों की शक्लें नहीं देखना चाहता। जितना हो सके इस केस से दूर रहो। तो ली इस पर मीता का शुक्रिया अदा करता है और मीता वहां से चला जाता है। तभी ली की नजर उनके क्लोन वाले फोन पर पड़ती है जिसे जब्त कर लिया गया था। ली इशारों से किम को वो फोन चुराने कहता है
और खुद जाकर अपनी बातों में मीता के दोनों ऑफिसर्स को उलझाने लगता है। तब तक किम जल्दी से वो क्लोन वाला फोन अपने फोन से रिप्लेस कर देता है, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगती। लेकिन उसी दिन इसुजाकी को काम करते वक्त उस फोन में किम की वाइफ का कॉल आ जाता है, जिससे इसुजाकी समझ जाता है कि किम ने फोन एक्सचेंज कर दिया था। दूसरी तरफ किम और ली हॉस्पिटल में यून के सारे कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। तभी ली को एक कॉल रिकॉर्डिंग हैरान करने वाली लगती है और वो इसे ली को सुनाता है। इसमें यून किसी से कह रहा था, मुझे सुनने में आया है कि मीसा की डेड बॉडी सबसे पहले तुमने देखी थी, आखिर तुम मीसा के घर करने क्या गए थे? सामने वाला आदमी कहता है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखना कहीं वो वैनम तुम्हें ना मार डाले। ली कहता है, गिनने से पहले यून ने मुझे भी वैनम का नाम बताया था। फिर ली देखता है कि जिस आदमी से यून ये सब बातें कर रहा था उसका नाम सिनिची नाम से सेव था। किम कहता है, हम और वक्त तक यून के होश में आने का वेट नहीं कर सकते, इससे अच्छा हम इस शिनिची के घर चलते हैं। ली कहता है, हमें शिनिची का पूरा नाम तक नहीं मालूम, उसका एड्रेस कैसे ढूंढेंगे? तब इतने में ही किम फोन नंबर के जरिए शिनिची का एड्रेस निकाल लेता है। इसे देख ली सीधा डिटेक्टिव हॉपर को कॉल लगाता है और कहता है, हमें एक आदमी चाहिए हॉस्पिटल में यून पर पूरे वक्त नजर रखने के लिए, ताकि कोई यून को हमारी गैर हाजिरी में ना मार डाले। हॉपर कहता है, सॉरी मैं अभी बिजी हूँ। तब किम ली से फोन छीन कर किसी तरह हॉपर को हॉस्पिटल आकर नजर रखने के लिए मना लेता है और हॉपर भी मान जाता है। फिर ये दोनों शिनिची का लोकेशन ट्रैक करके एक एरिया में पहुंचते हैं, बट ऑफिसर इसुजाकी इधर पहले से ही आ रखा था। इसुजाकी यहाँ किम को उसका फोन वापस लौटाता है। तब किम कहता है, ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। इसुजाकी को पता था कि किम फोन देने पर ऐसा ही नाटक करेगा। इसुजाकी ली से कहता है, सर मैंने आपके लिए शिनिची के घर का दरवाजा खोल दिया है। इसे सुन ली खुश होता है और ये तीनों साथ में शिनिची के छोटे से घर में जाती हैं। शिनिची इस घर में बस कभी कभार सोने आता था। यहाँ पर्दा हटाने पर किम को कांच में काफी कुछ लिखा हुआ दिखता है। इसे देखकर लग रहा था कि ऑर्फनेज का हॉस्पिटल और वैनम आपस में कनेक्टेड है। किम कहता है, चोई कार एक्सीडेंट में मारा गया, मीसा ने सुसाइड की, वहीं कैंग का ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ। इन तीनों के केस में कुछ बातें सिमिलर हैं, जैसे तीनों ने ही मरने से पहले रिसेंटली फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया था। साथ ही शिनिची नाम का ये आदमी तीनों विक्टिम्स के केसेस में इन्वॉल्व था। चोई के एक्सीडेंट में शिनिची ने बताया था कि वो चोई का गार्डियन लगता है। मीसा के सुसाइड के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म करने वाला भी शिनिची था, बट कैंग के केस का कुछ नहीं कह सकते। इत्तेफाक से ये तीनों जैंग नाम के आदमी से भी कभी कभार मिला करती थी। आखिर ये जैंग है कौन? कहीं यही तो वैनम नहीं जिसका जिक्र शिनिची ने यून से फोन में किया था। अगले दिन किम और ली हिरोशी के फैक्ट्री में जाती हैं। इस जगह पर तीनों विक्टिम्स काम करते थे। इधर किम एक वर्कर से कहता है, क्या शिनिची नाम का कोई आदमी यहाँ काम करता है? वर्कर बताता है, हाँ, लेकिन अभी शिनिची कहीं गया हुआ है, वो थोड़ी ही देर में लौटता होगा। किम कहता है, अच्छा तब तक के लिए क्या हम जैंग से मिल सकते हैं? मुझे उससे कुछ सवालात करनी है। तो वर्कर जैंग को बुलाने चला जाता है। इन्हें लग रहा था कि जैंग ही वैनम होगा और ये दोनों उससे सारी सच्चाई उगलवा लेंगे, पर जब जैंग इनके सामने आता है तो जैंग बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसा इन्होंने इमेजिन किया था, बल्कि जैंग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और कम आईक्यू वाला इंसान था। तभी वहाँ पर शिनिची आ जाता है। आगे ये दोनों जैंग की बजाय शिनिची से पूछताछ करना शुरू करती हैं। शिनिची कहता है, यून को आए दिन हेलुसिनेशन होती थी। वो कई बार उन लोगों के नाम लेता था जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ली कहता है, सुनने में आया है कि मीसा की डेड बॉडी सबसे पहले आपने देखी थी, आखिर आप मीसा के घर कर क्या रहे थे? शिनिची कहता है, मीसा ने हादसे से कुछ दिनों पहले ही फैक्ट्री का काम छोड़ दिया था। वो काम छोड़ने के बाद डिप्रेशन में जाने लगी, बस इसीलिए मैं मीसा को सराहना देने जाया करता था। ली कहता है, क्या इसी तरह जो वर्कर्स काम से निकाल दिए जाते हैं आप उन सभी के टच में रहती हैं? शिनिची कहता है, हाँ, दरअसल मेरी यही जॉब है कि कोई भी वर्कर गलत रास्ते में ना चला जाए और गलत चीजों को खरीदने ना लगे। इसलिए जैंग जैसे कुछ डिसेबल वर्कर्स के बैंक अकाउंट को वो खुद नहीं बल्कि मैं मैनेज करता हूँ। फिलहाल मेरा एक अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। ऐसा कहकर शिनिची चेयर से उठता है। तभी किम कहता है, एक आखिरी सवाल, जब मीसा ने सुसाइड किया तब उसके किचन का स्टोव ऑन था और घर बाहर से लॉक था, तब आपने वो लॉक कैसे खोला? शिनिची कहता है, दरअसल जब मीसा घर की प्रॉपर्टी ले रही थी तब उस वक्त मैं भी मीसा के साथ था और मुझे मीसा के घर का कोड याद था। किम कहता है, क्या वो कोड आपको अभी भी याद है? शिनिची कहता है, सॉरी, पर अब मैं वो कोड भूल गया। किम कहता है, अच्छा, जिस रात कैंग का ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे?
शिनिची कहता है उस समय मैं टीवी देख रहा था और वहीं से मैंने कैंग के मरने की खबर सुनी थी। तो इतना पता करके किम वहाँ से चला जाता है। रास्ते में किम ली से कहता है शिनिची हमसे झूठ बोल रहा था। सबसे पहली बात, मीसा कोई बच्ची नहीं थी जो अपने घर का कोड किसी को भी बता दे। वहीं शिनिची को बाहर से कैसे पता लगा कि मीसा अंदर मरी हुई है, जबकि उसकी डेड बॉडी के सड़ने की स्मेल भी नहीं आ रही थी। ली कहता है तुम लोगों का झूठ आसानी से पकड़ लेती हो, इसी से पता लगता है कि तुम अपनी वाइफ से कितना झूठ बोलते होंगे। किम आगे कहता है हो सकता है कि शिनिची ने हमसे मीसा के साथ साथ यून और कैंग के बारे में भी झूठ बताया हो। इन बयानों को ठीक से जांचने के लिए हमें मीसा के घर की तहकीकात करनी होगी। आगे ये दोनों मीसा के घर जाती हैं। मीसा का घर पूरी तरह से साफ था। देखने में लग रहा था कि मीसा कहीं जाने वाली थी। तभी यहाँ खिड़की खोलते वक्त ली देखता है कि खिड़की का लॉक निकाला गया था। वहीं मीसा की डायरी से इन्हें पता लगता है कि मीसा 3 दिन बाद एक ट्रिप में जाने वाली थी। वहीं दूसरी विक्टिम चोई की भी सुसाइड से पहले किसी टर्मिनल क्लब में नौकरी लगी थी। फिर ये दोनों टर्मिनल क्लब के वेटर से मिलकर चोई के बारे में पूछते हैं। वेटर बताता है उस रात चोई पहले ही काम खत्म करके होटल से निकल गया था। दरअसल चोई को किसी से मिलना था। चोई ने बताया था कि उस आदमी का निकनेम थोड़ा अजीब है। किम कहता है क्या चोई ने वैनम जैसा कोई नाम लिया था? वेटर कहता है हाँ वैनम। चोई को उस रात इसी नाम के इंसान से मिलना था। तभी इतने में ही ली को उसके फोन में कॉल आता है और ली जल्दी से हड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। दरअसल ली को खबर मिली थी कि ह्यून की हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। इसे सुन ली को विश्वास नहीं होता। तभी डिटेक्टिव हॉपर उधर बताता है कि मैं तब से दरवाजे के बाहर ह्यून पर नजर रख रहा था, लेकिन ह्यून के करीब उस वक्त तक डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं गया था और खुद ब खुद ही जख्मों के कारण ह्यून की मौत हो गई। आगे ली और उसके दोनों साथी ड्रिंक करते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनके हाथ केस को रीओपन करवाने का एक सस्पेक्ट लगा था, पर अब वही जिंदा नहीं बचा। अगले दिन ली अपनी एजेंसी में आता है। यहाँ पहले से ही किम आया हुआ था। किम के हाथ कुछ कमाल की जानकारी लगी थी। किम ली को खाते वक्त बताता है मैंने डिटेक्टिव इसुसाकी की हेल्प से उस प्लेस का पता किया जहाँ कोई गाड़ी चोई को ठोक कर गई थी। दरअसल चोई फैक्ट्री में नहीं बल्कि फैक्ट्री से काफी दूर के किसी इलाके में रहता था और वहीं जाते वक्त चोई को किसी गाड़ी ने हिट किया था। लेकिन अजीब बात यह है कि जब चोई की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब शिनिची उस घटना स्थल में पुलिस वालों के पहुंचने से पहले ही मौजूद था और शिनिची ने एम्बुलेंस वालों को भी ये बताया था कि वही चोई का गार्डियन है और उसी ने एम्बुलेंस को इधर बुलाया है। ली कहता है ये नामुमकिन है। आखिर शिनिची फैक्ट्री से इतनी दूर कर क्या रहा था? कहीं शिनिची को पहले से ही तो पता नहीं था कि चोई का एक्सीडेंट होने वाला है? किम कहता है एग्जैक्टली इसी के साथ मीसा के केस में ऐसा बताया गया था कि मीसा की मौत स्लीपिंग पिल्स का ज्यादा ओवरडोज लेने से हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि जो स्लीपिंग पिल्स मीसा के घर से मिली थी उसे कोई प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं ले सकता और इसे खरीदने का मीसा के पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। हो सकता है कि वो पिल्स मीसा के घर में मौजूद ही नहीं थी बल्कि मीसा उस रात गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी किलर खिड़की से मीसा के घर के अंदर दाखिल हुआ और मीसा को जहर स्मेल कराकर मार डाला। फिर बाद में किलर ने मेज में वही स्लीपिंग पिल्स बिखेर दिए ताकि लगे कि ये सुसाइड था। इसी के साथ सुसाइड को और पक्का करने के लिए किलर ने मीसा के घर का चूल्हा भी ऑन कर दिया ताकि ऐसा लगे कि मीसा गैस पॉइजनिंग से मरना चाहती थी। प्रोबेबली मीसा को मारने वाला किलर शिनिची ना होकर उसी का कोई साथी हो सकता है। शिनिची के उसी साथी ने शिनिची के लिए दरवाजा खोला होगा और फिर शिनिची ने वहां आकर एम्बुलेंस को फोन लगाया होगा। मेरे हिसाब से शिनिची ने ही चोई को वैनम से मिलवाने के बहाने फैक्ट्री के पास बुलाया था और जब चोई बताए हुए इलाके में पहुंचा तब शिनिची के उसी पार्टनर ने पीछे से आकर चोई को गाड़ी से ठोककर मार दिया। अगले दिन किम ली से कहता है मुझे इस केस में जैंग खटक रहा है। ह्यून और मीसा किसी रीजन से ही जैंग से मिला करते होंगे। ली कहता है हर केस में कातिल इसलिए किसी का मर्डर करता है क्योंकि उसके मर्डर से उसकी किसी तरह की मोटिव जुड़ी होती है। आखिर शिनिची के पास उन तीनों का मर्डर करने के पीछे क्या मोटिव रहा होगा? अगर हमें मोटिव पता चल गया तो एविडेंस उतने मैटर नहीं करेंगे और हमें केस रीओपन करवाने में आसानी होगी। किम कहता है हर मर्डर के पीछे का मोटिव जुनून, बदला या लालच होता है। ऐसा लिखते ही किम को ख्याल आता है कि शिनिची ने उसे बताया था कि उसके कंपनी में कुछ डिसेबल वर्कर का अकाउंट वो खुद संभालता है। इसे याद करके किम कहता है हो सकता है कि मीसा और चोई ने जैंग के साथ मिलकर एक लाइफ इंश्योरेंस लेने का प्लान बनाया हो। मतलब अगर दोनों ही मर गए तो इंश्योरेंस के सारे पैसे जैंग को चले जाएंगे और क्योंकि जैंग दिमाग से थोड़ा हटा हुआ था इसलिए उसका अकाउंट भी शिनिची मैनेज करता था। इसलिए शिनिची ने उन दोनों का इंश्योरेंस मनी हासिल करने के लिए दोनों को मरवा दिया। फिर ये दोनों इस थ्योरी को ऑफिसर सॉन्ग से मिलकर कंफर्म करती हैं। सॉन्ग बताता है हाँ मीसा और चोई के नाम से ऐसा एक इंश्योरेंस साइन किया गया था और इसका बेनिफिशियरी जैंग होगा।
इसे सुन ये तीनों कैप्टन मीता के पास जाकर उसे ये सारी बातें बताती हैं। मीता कहता है ये मोटिव बताकर हम शिनिची से इंटेरोगेट कर सकते हैं, पर पहले हमें उसकी अकाउंट डिटेल्स चेक करनी होगी। इसुसाकी कहता है वो मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ। अकाउंट डिटेल्स बता रहे हैं कि शिनिची ने बहुत सारा पैसा विड्रॉ कराकर अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था। तो इसे देख मीता शिनिची से जांच करने एग्री हो जाता है। आगे डिटेक्टिव सॉन्ग शिनिची से उसके अकाउंट में इतने पैसे कैसे आए इस बारे में पूछता है। तब शिनिची कोई जवाब नहीं देता। तभी शिनिची से कन्फेस करवाने के लिए वहाँ डायरेक्टर हिरोशी को लाया जाता है। हिरोशी शिनिची के पास जाकर कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे जवाब दो। अब तुम्हारे पास बस तुम्हारे गुनाहों को कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे बाद मैं तुम्हारी फैमिली को किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। तो इसे सुन शिनिची इमोशनल होकर रोने लगता है। वहीं ये सब बाहर से ली और किम देख रहे थे। थोड़ी देर बाद शिनिची नॉर्मल होकर ऑफिसर से अपने सारे गुनाह कन्फेस करता है कि हाँ उसी ने मीसा को जहर दिया था और असल में वही वैनम है। इस बयान को सुन किम कहता है मैंने कहा था ना कि यही किलर होगा। आगे किलर के पकड़े जाने के बाद कैंग की वाइफ मारिया उन्हें उनकी बची हुई पेमेंट देती है। मारिया बहुत खुश थी कि उसके हस्बैंड का कातिल पकड़ा गया, लेकिन ली अभी भी कंफ्यूजन में था। ली को ऐसा शक था कि कुछ उनसे मिस हो गया है। वहाँ से निकलकर ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में इनका पहले से ही हॉपर इंतजार कर रहा था। हॉपर इधर इनसे अपने पैसे मांगता है जो वो उसे केस खत्म होते ही देने वाले थे। फिर पैसे लेने के बाद हॉपर भी वहाँ से चला जाता है। आगे ये दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। किम कहता है शिनिची ने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उसके मर्डर में 2 लोग शामिल थे, पर असल में वो सब कुछ अकेला कर रहा था। कितना स्ट्रेंज है ना। तभी टीवी में शिनिची को ही अरेस्ट करने की न्यूज आती है। यहाँ शिनिची को जेल ले जाते वक्त अचानक से शिनिची का डमी वाला हाथ नीचे गिर जाता है। इस न्यूज को ली देख लेता है और तभी ली को उस खिड़की की याद आती है जिसे किलर अंदर घुसा था। डमी वाले हाथ से उतना ऊपर चढ़ना किसी के लिए भी नामुमकिन था। ये सब सोचकर ली जल्दी से ऑफिसर सॉन्ग को कॉल करके उसे रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मांगता है। आगे ये तीनों सॉन्ग से मिलकर उसके फोन में रेलवे ट्रेन की फुटेज देखती हैं। बयान में शिनिची ने बताया था कि वो कैंग को मारने के लिए उसे अपने साथ वैन में लेकर गया था, पर शिनिची की वैन सीसीटीवी में दिखाई नहीं देती। ली कहता है तुमने ये फुटेज पहले चेक क्यों नहीं की। सॉन्ग कहता है मुझे लगा कि शिनिची ने सब कन्फेस कर लिया है और ये केस आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैंने ये फुटेज देखना जरूरी नहीं समझा। खैर देखिए मैंने क्या ढूंढा। ये ब्लैक कार रेलवे के पास देखी गई थी और मर्डर होने के आधे घंटे बाद भी इसे सेम इसी रोड से गुजरते देखा गया था, बट ये एक चुराई हुई गाड़ी है। तब किम इस गाड़ी की तस्वीर ले लेता है। आगे रेलवे में काम करने वाला गार्ड इन्हें बताता है 28 तारीख यानी मर्डर वाली रात को डायरेक्टर हिरोशी की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में कई सारे लोग शामिल हुए थे। किम कहता है क्या उस मीटिंग में डायरेक्टर भी आया था। गार्ड बताता है ऑब्वियस सी बात है, वो तो मीटिंग में आए होंगे ही। आप डायरेक्टर हिरोशी पर बेफालतू पर शक कर रहे हैं, वो एक शरीफ इंसान है। तब किम गार्ड को अपने फोन में शिनिची की तस्वीर दिखाकर कहता है क्या उस रात ये आदमी भी मीटिंग में शामिल हुआ था। सिक्योरिटी कहता है हाँ ये आदमी तो अगले दिन तक पास के होटल से बाहर निकला तक नहीं था। दरअसल ये डायरेक्टर को सर्व करने उनके साथ ही आया था। इसे सुन ली कहता है गार्ड के मुताबिक मर्डर वाले पूरे दिन शिनिची होटल के अंदर कैद था, यानी मर्डर शिनिची ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। आगे ये दोनों शिनिची के बारे में और डिटेल्स पता करती हैं तो पता लगता है कि शिनिची की वाइफ को कल ही एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। किम कहता है वो हॉस्पिटल कौन सा है। होटल स्टाफ कहती है वो दूसरा हॉस्पिटल डायरेक्टर हिरोशी का है। तो इसे सुन किम को समझ आ जाता है कि डायरेक्टर ही कातिल है और डायरेक्टर ने मिलते वक्त शिनिची को धमकी दी होगी कि उसकी वाइफ उसके हॉस्पिटल में ही है। अगर उसने झूठे इल्जामों को नहीं माना तो वो उसकी वाइफ को मार डालेगा। हमें जल्द से जल्द डायरेक्टर को हिरासत में लेना चाहिए। ली कहता है अगर हम डायरेक्टर को बगैर किसी एविडेंस के हिरासत में लेंगे तो हमें सजा हो जाएगी, इसलिए हमें पहले एविडेंस जुटाने होंगे। अगली सुबह जब किम उठता है तो उसे उसकी वाइफ एना कहीं नहीं दिखती। एना एक नोट छोड़कर गई थी। इसमें लिखा था कि आज तुम्हें बेबी का ख्याल खुद रखना होगा। आगे किम बेबी को साथ लेते हुए ली के पास पहुंचता है। ली इधर गाड़ी लेकर हिरोशी के ऑर्फनेज की तरफ मोड़ देता है। तब किम कहता है हम हिरोशी से क्या करेंगे, अभी हमें ये तक नहीं पता कि हिरोशी का उसके ऑर्फनेज के बच्चों को मारकर क्या फायदा है। ली कहता है हम डायरेक्टर हिरोशी से बस एक सिंपल सी इंटेरोगेशन करने जा रहे हैं।
किम कहता है, आपको क्या लगता है कि डायरेक्टर इंटेरोगेट करने पर खुद ही कन्फेस कर देगा कि हाँ मैंने ही वो मर्डर्स किए हैं? ली कहता है, इंटेरोगेट करने का एक तरीका होता है, किलर के हाव भाव ही बता देती हैं कि उसने कुछ किया है या नहीं। आगे ये दोनों ऑर्फनेज में हिरोशी से पूछताछ करने जाती हैं। ली कहता है केस क्लोज्ड हो गया है, लेकिन अभी कुछ सवाल हैं जिन्हें हम यहाँ कंफर्म करने आए हैं। तो सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं कि आपको कैंग के डेथ की खबर कहाँ से मिली थी? हिरोशी कहता है, दरअसल डेथ के वक्त मेरी उसी इलाके के पास एक मीटिंग चल रही थी, वहीं से मुझे पता लगा कि पास के रेलवे में कोई आदमी मरा हुआ है। ली कहता है, आपके साथ उस मीटिंग में और कौन शामिल था? मेरा मतलब क्या आपके साथ आपको कोई कंपनी देने गया था? हिरोशी झूठ बोलते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ अकेला गया था। तभी बीच में किम का बेबी रोने लगता है। तब ली किम को उसके बेबी के साथ बाहर भेज देता है। दरअसल ये सब इन्हीं के प्लान का हिस्सा था। बाहर जाते ही किम ली के फोन में कॉल करता है, पर ली सामने से ऐसा जताता है कि ये कॉल उसी के किसी एजेंट का है। ली कहता है, क्या मर्डर वाले दिन वहां से एक ब्लैक कार गुजरी थी? यह बात तुम मुझे अब बता रही हो? अच्छा, उस कार का नंबर प्लेट बताओ। तो इधर कार का नंबर प्लेट सुनकर हिरोशी के एक्सप्रेशन में थोड़ा सा बदलाव आता है, जिसे ली नोटिस कर लेता है। ली कॉल एंड होने के बाद डायरेक्टर हिरोशी से चिल्लाने के लिए माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में ली कहता है, अब हमें हिरोशी के पर्सपेक्टिव से इस केस की छानबीन करनी होगी, क्योंकि हिरोशी का इस सब में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आगे अपने बेबी को सुलाने के बाद किम ली को बताता है इस केस के 2 मोटिव हो सकते हैं। डायरेक्टर हिरोशी का मोटिव अलग था। हिरोशी ने खून करवाने के लिए शिनिची और किसी अनजान बंदे को हायर किया। शिनिची का उन अनाथों को मारने से एक और फायदा हो रहा था कि शिनिची उन्हें मारकर उनके इंश्योरेंस के पैसे हड़प सकता था। अब जाहिर सी बात है, शिनिची के इस प्लान के बारे में हिरोशी को कोई भनक नहीं थी। ली कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है। किम आगे कहता है, जरूर हिरोशी के हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ चल रही है जिसका हमें पता लगाना होगा। मतलब कि ये केस अब भी अनसॉल्व्ड है और इसीलिए हमें मारिया के पैसे लौटा देने चाहिए। साथ ही हॉपर से भी उसका हिस्सा वापस ले लेना चाहिए। तभी इतने में ही वहाँ हॉपर आकर कहता है, मैं अपना हिस्सा वापस नहीं दूंगा। तब दोनों डिटेक्टिव हॉपर को किसी तरह शांत कराते हैं। आगे हॉपर कहता है, बस एक क्लू के कारण ये केस हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड रह जाता। किम कहता है, केस ना सॉल्व होने तक हमें उस लेडी को उसके पैसे वापस करने होंगे। हॉपर कहता है, पर मैं वो पैसे लुटा चुका हूँ। किम कहता है, तब तुम्हें हमारा साथ देना होगा इस केस को प्रॉपर सॉल्व करने के लिए। तब अगले ही दिन हॉपर हिरोशी के हॉस्पिटल के एक स्टाफ से फ्रेंडशिप कर लेता है ताकि उससे हॉस्पिटल की काली सच्चाई उगलवा सके। तभी उतने में ही वहां से रैन गुजरती है। रैन हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ गई थी। इसे देख स्टाफ कहती है, पता नहीं क्यों पर ये लड़की हर बार हॉस्पिटल के इसी कॉरिडोर की तरफ जाती है, जबकि इसका वहाँ कोई काम नहीं। तो इसे सुन हॉपर को शक हो जाता है और जब रैन एक कमरे को बंद करके वहां से चली जाती है तब हॉपर उस कमरे को खोलकर उसके अंदर जाता है। कमरे में हॉपर के हाथ एक कैलेंडर और कुछ फाइलें लगती हैं। फाइल में उसी जहर का प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था जिससे मीसा की मृत्यु हुई थी। साथ ही एक चेकबुक थी जिसमें रिसेंटली काफी ज्यादा अमाउंट डाला गया था। तभी उस कमरे में हिरोशी के लोग आ जाते हैं। कमरे का दरवाजा खुला देख इन्हें शक होता है और डेस्क हटाते ही इन्हें हॉपर आसानी से छिपा हुआ मिल जाता है। अगले दिन ली पुलिस स्टेशन आता है। तभी ली के पास रैन पहुंचती है। रैन कहती है, मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बता सकती। आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। तो ली इस पर मान जाता है। फिर रैन ली को एक सुनसान इलाके में लेकर आती है। यहाँ आते ही रैन खुद से अपनी ही ड्रेस और स्कर्ट फाड़ कर वहाँ से अचानक ही भागने लगती है। देखने में ऐसा लगता है कि ली उधर रैन के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। प्लान के मुताबिक ये सारी हरकत एक कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। आगे ली को पुलिस स्टेशन में लाते हैं। हॉपर को लगता है कि ली उसकी जमानत कराने आया है, लेकिन उल्टा ली को उसी के सेल के अंदर भेज दिया जाता है क्योंकि ली पर रेप का झूठा इल्जाम लग गया था। दूसरी तरफ किम को डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर कहता है, आपने मुझे कैंग के पर्स से मिले खून का टेस्ट करने को बोला था, पर अजीब है, इसमें ब्लड ग्रुप ए भी दिख रहा है, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार कैंग का ब्लड ग्रुप सिर्फ ए था। बस यही पता करते ही किम के दिमाग में क्लिक होता है कि उसने डायरेक्टर हिरोशी की दीवार में किसी चॉल नाम के प्लेयर की तस्वीर देखी थी। चॉल एक बार खेलते हुए स्टेडियम में ही गिर गया था और तब से ऐसी अफवाह फैली कि चॉल मर गया है। पर कुछ सालों बाद ही चॉल वापस पूरी तरह हेल्दी होकर लौटा और टीम का ऑलराउंडर प्लेयर बन गया। इतना याद आते ही किम को सब समझ आ जाता है और किम भागते हुए जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसके दोनों साथी कैद थे। किम उन दोनों से कहता है, मुझे हिरोशी का मोटिव मिल गया। ली कहता है, वो क्या था?
किम कहता है, हिरोशी शुरुआत से ही अपने ऑर्फनेज के बच्चों के ऑर्गन्स के पीछे पड़ा हुआ था। जब मैंने शिनिची की चालों को अच्छे से देखा तो पाया कि शिनिची के इंश्योरेंस स्कैम में काफी लूप होल्स थे। जैसे चोई को गाड़ी से ठोकने के बाद शिनिची ने चोई का गार्डियन होने की गवाही दी। इवन मीसा के मर्डर में भी उसी ने मीसा के घर रुककर उसको सुसाइड बताया, जबकि अगर शिनिची चाहता तो दोनों क्राइम सीन से डायरेक्ट फरार हो सकता था। पर असल में शिनिची ये सब इसलिए कर रहा था ताकि दोनों विक्टिम्स को वो एम्बुलेंस से सीधा हिरोशी के हॉस्पिटल में भेज सके और कोई दूसरा हॉस्पिटल उनकी बॉडीज को ना ले जाए। असल में हिरोशी का हॉस्पिटल बचपन से ही अपने सभी बच्चों की अच्छी देखरेख करता है और उनके ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए उन्हें सभी चीजें प्रोवाइड कराता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हिरोशी के ऑर्फनेज के सभी सपोर्टर्स काफी बड़े और अमीर लोग हैं। उन सभी ने हिरोशी से पार्टनरशिप कर रखी है। इसके बदले में हिरोशी उन्हें ऑर्फनेज के बच्चों की सारी हेल्थ रिपोर्ट और डीएनए अपडेट करके भेजता रहता है। फिर जब ऑर्फनेज के बच्चे बड़े हो जाती हैं तब हिरोशी उन्हें और कहीं नहीं बल्कि अपनी ही फैक्ट्री में काम दिलवाता है। ऊपर से देखने में ये एक नेक काम लगेगा, लेकिन फैक्ट्री उन अनाथों को सिर्फ एक जगह कैद रखने का जरिया है। ऐसे में अगर अर्जेंटली किसी अमीर आदमी को किडनी या लीवर की जरूरत हुई तब ब्लड ग्रुप मैच करवा कर वह लोग उस फैक्ट्री के वर्कर को मारकर उसका लीवर या किडनी बेच देती। लेकिन कैंग का केस थोड़ा अलग था। कैंग की बॉडी कभी हॉस्पिटल नहीं गई, साथ ही 2 दिन बाद ही कैंग का फ्यूनरल मनाया गया। इतने कम वक्त में कोई सर्जरी नहीं करवाई जा सकती। इसी से मैं समझ गया था कि वहाँ क्या हुआ होगा। दरअसल सारे अनाथ लोग अकेले रहते थे, बट सिर्फ कैंग ही था जिसकी एक वाइफ थी। ऐसे में अगर हॉस्पिटल वाले कैंग को अचानक से मरवाते तो उसकी वाइफ उसे किसी भी हॉस्पिटल में भेज देती। इसलिए इन्होंने दूसरा प्लान बनाया। जब कैंग मार्केट की तरफ गया तभी उसे किडनैप करने के लिए हिरोशी ने वेनम यानी रैन को भेजा। रैन कैंग को किडनैप करके हिरोशी के हॉस्पिटल ले आई और सेम किसी कैंग जैसे कदकाठी आदमी को ट्रेन से मरवा दिया ताकि लोगों को लगे कि कैंग मर चुका है। बट एक गलती हो गई। मरने वाले आदमी का पर्स वहीं छूट गया। उस पर्स के डीएनए से पता लगा कि डेड बॉडी और कैंग का ब्लड ग्रुप अलग अलग है। ली कहता है, तुम्हारा मतलब कैंग अभी भी जिंदा है? किम कहता है, हाँ। तब हॉपर कहता है, अरे हाँ, मुझे याद आया, जब मैं हॉस्पिटल के कमरे में गया था तब वहाँ के कैलेंडर में आज की तारीख पर सर्जरी स्पेशलिस्ट मीटिंग लिखकर मार्क लगा हुआ था। ली कहता है, इसका मतलब आज ही के दिन सर्जरी स्पेशलिस्ट को बुलाकर कैंग के किडनी लीवर निकाल लिए जाएंगे। तभी ली देखता है कि वहीं पुलिस स्टेशन के लोगों ने भी इनकी सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि ये लोग काफी तेज तेज बोल रहे थे। इशिज़ाकी कहता है, सर हमें हिरोशी के हॉस्पिटल जाना चाहिए। मीता कहता है, नहीं, हॉस्पिटल के खिलाफ सर्च वारंट निकलवाने में काफी टाइम लग जाएगा। ऐसा कहकर कैप्टन मीता ली का लॉकअप खोल देता है और ली से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। हम 2 घंटों के बाद ये अलर्ट कर देंगे कि डिटेक्टिव ली जेल से भाग गया है। तब ली सेल से बाहर आकर मीता का शुक्रिया करता है और फिर तीनों पुलिस स्टेशन से निकल जाती हैं। ली दोनों से कहता है, शायद वेनम आज स्पेशलिस्ट को लेने एयरपोर्ट गई होगी, इसलिए तुम दोनों एयरपोर्ट जाओ, वहीं मैं हिरोशी के ऑर्फनेज जाता हूँ। तो इसे सुन ये दोनों एक बाइक में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चले जाती हैं। आगे रास्ते में ही ली हिरोशी की गाड़ी देखकर उसके पास जाता है। ली हिरोशी से कहता है, आपके पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे आई? और ये गाड़ी तो वही है जिसे सीसीटीवी कैमरा में देखा गया था। हिरोशी कहता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। ली कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि तुम अनाथ लोगों को भी पैसों की नजर से तोलते होगे। अब बहुत हो गया, गाड़ी से बाहर आओ। तब इसे सुन हिरोशी कैप्टन पर इलेक्ट्रिक गन से अटैक करता है, जिससे कुछ ही देर में ली नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं हम एयरपोर्ट में हॉपर और किम को देखते हैं। यहाँ किम अपने सामने ही वेनम को एयरपोर्ट से आता देखता है। दरअसल वेनम यहाँ डॉक्टर नहीं बल्कि उस पेशेंट को पिक करने आई थी जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। ये दोनों छिपते हुए उन लोगों पर नजर रखती हैं। इन्हें दिखाई देता है कि वह लोग पेशेंट को गाड़ी में रख कर वहां से जा रही हैं। तभी अब किम और हॉपर भी उन दोनों का बाइक से पीछा करते हैं। इसी के पैरेलल में इशिज़ाकी मीता के पास आकर बताता है कि डिटेक्टिव ली का उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरी तरफ किम और हॉपर एक बिल्डिंग के पास पहुंच गए थे। दरअसल हिरोशी आज हॉस्पिटल की जगह इसी बिल्डिंग में ट्रांसप्लांट करवाने वाला था। बिल्डिंग में हॉपर एक रोबोटिक टॉय कार को खिड़की से कमरे के अंदर डालता है। इस रोबोटिक कार में कैमरा फिट था, जिसके थ्रू सभी चीजें इन्हें मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रही थी। तभी 1 सेकंड के लिए स्क्रीन में ली दिखाई देता है, जिन्हें अगवा किया गया था। इतना दिखाते ही कोई गार्ड उस कार को झपट लेता है।
अब ये दोनों ली को छुड़वाने के लिए उस बिल्डिंग का दरवाजा बाइक से तोड़ देती हैं। इधर एक काफी बड़ी चेजिंग सीक्वेंस के बाद किम फाइनली ली के कमरे में पहुंचता है और उन्हें होश में लाता है। दूसरी तरफ हॉपर पावर रूम पहुंच जाता है जहां पर पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होती थी। यहाँ जिस जगह कैंग की सर्जरी चल रही होती है हॉपर वहीं की लाइट काट देता है। तब इसी तक वैनम जल्दी से पावर हाउस पहुंचती है और वहां हॉपर को देखकर उसे मारने लगती है। वैनम ली को भी किसी धारदार चीज से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही ली वैनम को काफी जोर से घुमाकर नीचे गिरा देता है, जिससे वैनम वहीं बेहोश हो जाती है। अब ये तीनों एक साथ आगे बढ़ने लगती हैं। अब तक हुए इंसिडेंट से हॉपर घबरा जाता है और खुद को वहीं के एक छोटे से दरवाजे में बंद कर देता है। खैर ये दोनों अकेले ही ऑपरेशन रूम पहुंचती हैं। ली हिरोशी से कहता है, अब आपका खेल खत्म हुआ, खुद को हमारे हवाले कर दो। तब हिरोशी अपनी पिस्टल निकालता है और ऊपर की तरफ फायर करता है। तभी अचानक हिरोशी का ध्यान भटकता है और इसी मौके को देखकर ली हिरोशी की गन पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन गन फिर से हिरोशी के पास ही थी। हिरोशी ली की तरफ निशाना लगाता है पर ली की जगह वो गोली किम खुद पर ले लेता है। इसे देख ली गुस्से में हिरोशी को किक मारता है और उसे गुस्से में मार मार कर बेहोश करता है। वहीं इतना गुस्सा देखकर बाकी लोग फिर से घबरा जाते हैं। अब ली किम के पास जाकर कहता है, तुम्हें उठना होगा, अपनी आंखें खोलो। तभी अचानक से किम आंखें खोलता है। दरअसल वो गोली किम के साइड से निकल गई थी और किम मरते मरते बच गया था। किम के उठते ही वहां पुलिस वाले आकर उस पूरे एरिया को घेर लेते हैं। आगे पुलिस टीम हिरोशी को अरेस्ट करके ले जाती है। वहीं इस सब के लिए नया कैप्टन मीता डिटेक्टिव ली की तारीफ करता है। इधर किम को भी जो जख्म लगे थे वो ज्यादा गहरे नहीं थे और किम इनसे जल्दी उभर जाएगा। आगे हॉस्पिटल में किम ली पर बहुत चिल्ला रहा होता है क्योंकि ली ने उनकी क्लाइंट मारिया को उसकी फीस वापस कर दी थी। तब ली कहता है, मारिया का बेबी होने वाला है, साथ ही उसका हस्बैंड जिंदा है, इसलिए उन्हें उन पैसों की हमसे ज्यादा जरूरत थी। वैसे भी हमारे लिए इतना पैसा काफी है। किम कहता है, ये क्या है? ली कहता है, शिनिची के स्कैम का पता लगाने के बदले मिला कंपनसेशन मनी। जब इधर किम उस चेक के अमाउंट को देखता है तो ये पूरे $2 लाख थे, जिसके मुकाबले मारिया की फीस कुछ नहीं थी। फिर एंडिंग सीन में इन दोनों के पास केस के सिलसिले से एक नया क्लाइंट आता है। ये क्लाइंट अपने केस को सुलझाने के बदले $1 लाख देगा। जब ली देखता है तो उन्हें उसी कैट को ढूंढना था जिसकी फोटो रास्ते में ली ने देखी थी। यानी अगर ये लोग उस कैट को ढूंढने में ध्यान देते तो इनके पास $1 लाख होते और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।